एवरीवन? सो चलिए स्टूडेंट्स बात स्टार्ट करते हैं। अपने ना फाइनल अकाउंट्स के पार्ट 6 पर आ चुके हैं। अपने फाइनल अकाउंट्स पार्ट 6 की शुरुआत प्रोविजन एंड रिजर्व्स के कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे एंड इवेंचुअली वी विल मूव इनटू द डिस्कशन ऑन एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। तो अभी पहले 5 क्लासेस फाइनल अकाउंट्स के क्या थे? फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। रिपीट, फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे? ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना रहे थे और बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। खाली हम लोग क्वेश्चन देखते, आइटम को पोस्ट करते। अभी क्या होगा? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का और दरकार पड़ने वाला है अपने को, जो कि मिलेगा। बहुत ही इजी स्टफ है। बट इसके पहले कि मैं एडजस्टमेंट सिखाऊं, एक कॉन्सेप्ट है प्रोविजन एंड रिजर्व्स का, जो मैंने बुक में चैप्टर नंबर 13 में डाल रखा है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू कम टू चैप्टर 13 फर्स्ट। 15-20-25 मिनट लगेगा इस पर, फिर एडजस्टमेंट्स में जाएंगे। क्या सर ये एडजस्टमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आप ये बता रहे हो? यस। लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो एवरीवन। स्टूडेंट्स एकदम रिलैक्स्ड होके सुनिए, बातचीत है ना। पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व्स क्या होता है। एवरीवन, प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट डिस्कशन है स्टूडेंट्स। एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ बातचीत को स्टार्ट करेंगे। रिजर्व्स को एक बार साइड रखिए एंड रुद्र अपने पहले एक बार बातचीत करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन एंड लायबिलिटी। कम ऑन एवरीवन, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन एंड लायबिलिटी। लेट्स अटैक दिस फर्स्ट। ठीक है, सुनिए बात को। स्टूडेंट्स दो केसेस में देता हूं। पहला केस, मुझे एक एम्प्लॉय को ना, मैं एक एम्प्लॉय को सैलरी देता हूं 10,000 पर मंथ करके, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार 10,000 पर मंथ सैलरी देता हूं, मेरा ना लास्ट मंथ का मैंने उससे सर्विसेज ले लिया था उस एम्प्लॉय से, बट मैंने उसे 10,000 नहीं पे किया। क्या मुझे अमाउंट पता है कितना पेबल है? हाँ, कितना है? 10,000। मुझे पता है ना 10,000 मुझे पे करना है। पर हर्षित क्या मैंने अभी तक पे करा? नहीं सर, यही तो प्रॉब्लम है, आपने अभी तक पे नहीं करा। तो इसे कहते हैं लायबिलिटी, इसे कहते हैं लायबिलिटी। पर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेता हूं, सुनिएगा। मान लीजिए कि ये मंथ करंट सितंबर वाला खत्म होने में आ गया। सितंबर 30 को मेरा ऐसे ही मन हुआ कि क्यों ना बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल बनाया जाए, ऐसे ही मन हुआ। अप्रैल से सितंबर तक का मुझे ये बताओ कि सितंबर का इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या 30 सितंबर को मेरे हाथ में होता है क्या? नहीं सर। सर वो तो अक्टूबर के बिगिनिंग में या मिडिल में आएगा, जो भी जब भी आए। तो मैं ये कहता हूं कि बिल आएगा ये तय है, बिल आएगा ये तय है, लायबिलिटी अराइज होगा ये तय है, पर क्या मुझे अमाउंट पता है क्या? नहीं। इसी को प्रोविजन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जब कुछ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इनकर होने वाला होता है एंड अमाउंट पता है, तो उसे हम लोग लायबिलिटी का नाम देते हैं। और यदि हमें अमाउंट नहीं पता है तो हम लोग उसे प्रोविजन कहते हैं। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? प्रोविजन कहते हैं। एकदम आराम से सुनिएगा बाबू, 10 मिनट अगला फिर समरी डाउट लेता हूं, है ना। प्रोविजन और लायबिलिटी में मैंने एक ही अंतर स्टूडेंट्स बताया, एक बार रिकैप करता हूं। अगर मुझे कुछ पेमेंट्स करना बाकी है, अगर मुझे मेरी तरफ से कुछ पेमेंट्स करना बाकी है और मुझे पता भी है कि कितना पेमेंट करना है, तो वो लायबिलिटी हो गया रुद्र। पर रुद्र मुझे ये मालूम है मुझे पे करना पड़ेगा, बट कितना ये मुझे नहीं मालूम है, तो मैं इसे क्या कहूंगा? प्रोविजन। एकदम थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। जोर से बोलिए एक बार। नहीं बाबू, क्यों? पे करना बाकी है, रिसीव करना थोड़ी बाकी है। असेट क्यों होगा? मेरे को पे करना है। बता रहा हूं, अभी पूरा सुनो। तो अभी ना आराम, एक काम करते हैं ना, 10 मिनट तक मैं बोलता हूं, उसके बाद तुम लोग पूछना। एल्फ्रिक 10 मिनट रुक जा खाली, है ना। मैं देख लिया हूं तेरा डाउट, बट सुन ले पहले, फिर डाउट शायद रहे नहीं। स्टूडेंट्स, मैंने ना 31 मार्च तक का अपना बैलेंस शीट पीएल बनाना है। 31 मार्च को। कब? 31 मार्च को 2026। अब मुझे ये मालूम है, मुझे ये बातें मालूम है कि हो ही सकता है कि कुछ पेमेंट्स मेरे ना आए, डेट वो बन जाए, बेड डेट बन जाए। पर मुझे एग्जैक्ट अमाउंट मालूम है क्या कि कितने पैसे नहीं आएंगे? नहीं मालूम है। तो मैं लास्ट ईयर्स के बेसिस पर एक रफ एस्टिमेट बनाऊंगा
एक रफ एस्टिमेट बनाऊंगा कि यार अब शायद इतना ना आए, तो इसे मैं प्रोविजन कह रहा हूं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसे कहता हूं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन भी एक तरीके, लायबिलिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि लायबिलिटी में अमाउंट नोन होता है और प्रोविजन में अमाउंट क्या होता है, अननोन होता है। इसीलिए प्रोविजन इज कैलकुलेटेड ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस, प्रोविजन इज कैलकुलेटेड ऑन अ एस्टिमेटेड बेसिस। आइए एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेट्स गो एवरीवन। और स्टूडेंट्स एक बात बता दूं, प्रोविजन का फाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होता है, हम लोग वही चैप्टर वही चीज पढ़ने के लिए तो पहले प्रोविजन क्या होता है पढ़ने के लिए आए हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है वही पढ़ने के लिए तो हम लोग यहां आए हैं, तो अभी सुनते चलिएगा। प्रोविजन रेफर्स टू द अमाउंट सेट असाइड, प्रोविजन एक खर्चा है स्टूडेंट, क्या है, खर्चा है, एस्टिमेटेड बेसिस पर एक खर्चा, खर्चा पीएल अकाउंट की डेबिट साइड में आता है और उस असेट से रिड्यूस होता है, और उस असेट से रिड्यूस होता है। अब शौर्य आप बोलोगे क्या असेट से रिड्यूस होता है, नहीं समझ में आया। शौर्य मान लो मेरे डेटर जो है वो 1 लाख रुपए के हैं, मान लो युवराज मेरे डेटर जो है वो 1 लाख रुपए के हैं, मतलब मुझे फ्यूचर में 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, बट मैंने एस्टिमेट किया कि इसमें से 2% लोग धोखा दे देंगे, तो 1 लाख का 2% आई गेस अपने लोग का 2,000 रुपया आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा 2,000 रुपया को लेस कर दूंगा डेटर्स की वैल्यू से, और बैलेंस शीट में मैं कितना फिगर रिपोर्ट करूंगा डेटर्स का 98,000, कि एज इफ मुझे 98,000 ही मिलना बाकी है। और वो 2,000 को मैंने कहां रिफ्लेक्ट किया, मैंने एक्सपेंसेस में रिफ्लेक्ट कर दिया पीएल के डेबिट साइड में, क्योंकि एट द एंड ये खर्चा है जो मेरी तरफ से पेबल है, खर्चा ही हो गया ना मेरा, तो पेमेंट का ना आना मतलब पैसे का जाना। समझ में आ रहा है। एक प्रोविजन के बारे में तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो मेरे से, याद करो डेप्रिसिएशन, याद करो डेप्रिसिएशन, उसमें कॉन्सेप्ट पढ़े थे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको प्यार से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहा करते थे। तो खैर मोर अबाउट दिस, अभी अगला ये वाला डेफिनेशन को अपने लर्न करते हैं, देखते हैं अपने जो बोले वही है क्या, बोलो ना एवरीवन, बोलो। प्रोविजन रेफर्स टू द, कम ऑन एवरीवन, प्रोविजन रेफर्स टू द अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग टू द पीएल अकाउंट टू प्रोवाइड फॉर एनी नॉन लायबिलिटी। लायबिलिटी तो अराइज होगा, क्या नहीं पता मेरे को ठीक से, अमाउंट, द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी। लायबिलिटी तो अराइज होगा मुझे मालूम ही है, कितने का ये मुझे मालूम नहीं है। Everyone, let's go ahead, let's target it. बोलो everyone. Provision refers to the, बोलो, provision refers to the amount set aside by charging to the profit and loss account to provide for any known liability, the amount of which cannot be determined with accuracy. जिसका amount, everyone, जिसका amount with accuracy मैं बता नहीं सकता. Example, provision for depreciation, doubtful debts, etc. Doubtful debts etc. क्लियर है नहीं क्लियर है, राइट सर, ध्यान से सुनोगे है ना, बोलना एवरीवन, बोलना। प्रोविजन रेफर्स टू द, बोलो, प्रोविजन रेफर्स टू द अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोवाइड फॉर एनी नॉन लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी, जिसका अमाउंट मैं एक्यूरेसी के साथ बता नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स, मुझे ये पता है कि मेरी एक लायबिलिटी राइज होगी। एक और एग्जांपल दूं क्या प्रोविजन का, अभी देता हूं, यहां पर सुनो। मान लो ना कि मेरा ना इसका बिजनेस है रिमोट्स का, मैं रिमोट सेल करता हूं एयर कंडीशनर का, ठीक है ना, मेरे पास रिमोट्स रहता है। अब यार ये हो ही सकता है ये, और ये होगा ही होगा कि 4 या 5 रिमोट्स 10 रिमोट्स में भी खराब हो, तो कस्टमर्स को मुझे रिपे करना पड़े अमाउंट बिकॉज ऑफ द वारंटी आई हैव गिवन, 2 साल का वारंटी आई हैव गिवन। तो स्टूडेंट्स ईयर 1 के एंड में मुझे ये तो पता है कि कुछ तो अमाउंट मुझे रिपे करना पड़ेगा क्योंकि रिमोट खराब रहे, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटीज। समझ में आ गया। मुझे ये तो मालूम ही आयुष की एक लायबिलिटी अराइज होगी, कितने अमाउंट की ये मुझे मालूम नहीं है, तो ये हो गया प्रोविजन का कॉन्सेप्ट खत्म। अब एक चीज देखो, यहां पर ही मैंने लिखा है हमारे मटेरियल में कि प्रोविजन डिफर्स फ्रॉम लायबिलिटी, बोलो, प्रोविजन डिफर्स फ्रॉम लायबिलिटी टू द एक्सटेंट दैट प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट। कम ऑन स्टूडेंट्स, प्रोविजन इज एन, व्हाइल लायबिलिटी इज अ, प्रोविजन एक एस्टिमेट है, प्रोविजन एक एस्टिमेट है, पर लायबिलिटी एक सर्टेन अमाउंट है, लायबिलिटी एक सर्टेन अमाउंट है। कम ऑन, लायबिलिटी एक सर्टेन अमाउंट है, प्रोविजन एक एस्टिमेटेड अमाउंट है,
पर लायबिलिटी तो डियर स्टूडेंट्स एक सर्टेन अमाउंट है। मुझे पता है अगर नमन एग्जैक्ट अमाउंट जो मुझे पे करना रहेगा तो मैं उससे लायबिलिटी कहूंगा, पर मुझे अंदाज है तो मैं उससे प्रोविजन बोलूंगा। सर हमें बातचीत तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो प्रोविजन और लायबिलिटी में मुकुल आपको क्या फर्क समझ में आया? एक ही बताया हूं, बता दे क्या फर्क है वो। प्रोविजन में अमाउंट एस्टिमेटेड होता है, नहीं पता होता। लायबिलिटी में अमाउंट पता रहता है। मुकुल किसके बारे में सोच रहे हो? प्रोविजन डिफर्स फ्रॉम लायबिलिटी, बोलो। प्रोविजन डिफर्स फ्रॉम लायबिलिटी टू द एक्सटेंट दैट प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट व्हाइल लायबिलिटी इज अ सर्टेन अमाउंट। लायबिलिटी का अमाउंट पता है, प्रोविजन का अमाउंट पता, इसीलिए प्रोविजन इज प्रिपेयर्ड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस एंड लायबिलिटी इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्चुअल बेसिस। आगे बढ़ो सर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है फीचर ऑफ प्रोविजन में कि प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ना जब 12 में तुम लोग को पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ाऊंगा ना मैं, तब मैं तुमको इसके बारे में और बताऊंगा। अभी के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक ही चीज बताऊंगा हर्ष, एक ही वर्ड बोलूंगा, एक्सपेंसेस। कोई चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसका मतलब क्या है? एक्सपेंस। अब एक चीज आप लोग समझ नहीं रहे हो आयशा, आयशा एक चीज आप लोग समझ नहीं रहे हो। कोई चीज अगर एक्सपेंस है इसका एक इंप्लीकेशन आप समझे नहीं आयशा। इसका मतलब ये है आयशा कि चाहे मेरा उस ईयर प्रॉफिट हो समृद्ध, चाहे मेरा उस ईयर लॉस हो प्रियम, मेरा चाहे उस ईयर प्रॉफिट हो चाहे उस ईयर लॉस हो, मुझे प्रोविजन का एक्सपेंस दिखाना ही पड़ेगा। रिजर्व में ऐसा नहीं होगा, बताऊंगा क्यों। पर प्रोविजन समझ में आ गया। प्रोविजन के बारे में 3-4 बातें याद रख लो, कोई भी सामने वाला समझ जाएगा कि इसको आता है प्रोविजन। पहला कि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी विच वी नो अबाउट बट द अमाउंट ऑफ विच इज अनसर्टेन, पहली बात। दूसरी बात, द अमाउंट इज, अच्छा अनसर्टेन वाला बात तो हो गया। दूसरा, द अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस, ऑन अ, अरे ऑन अ। तीसरी बात कि इसको कहां कहां दिखाया जाता है? प्रोविजन को पीएल के डेबिट में, प्रोविजन को क्योंकि है तो खर्चा ही, क्योंकि है तो। तीसरा बात, और बैलेंस शीट में असेट से रिलीज होता है, असेट से रिड्यूस होता है, असेट से रिड्यूस होता है। क्लियर है कि नहीं? 3 बातें। और चौथी बात, इट इज अ चार्ज, इट इज अ, हालांकि एक्सपेंस वाला बात और चार्ज वाला बात होता एक ही है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रज्ञा, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझने के साथ साथ क्लास में ही याद हो जाना चाहिए सर। हाँ बोलो ना। अब अच्छा, अब ना आई एम रेडी टू टेक अप द डाउट्स। हाँ बोल अल्फ्रिक। ठीक 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 ठीक, हमको लग रहा था कोई ऐसा बोलेगा। सुन लो, वो तुम लोग सुना नहीं वो क्या बोला। वो बोला सर आप गलत बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, सर आप गलत बात करते हो। आप ही ने हम लोगों को डेप्रिसिएशन पढ़ाया है, यू ओनली टॉट अस डेप्रिसिएशन, जहां आपने तो बकायदा हमें स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी वैल्यू से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना सिखाया। एल्फ्रिक, इज दैट व्हाट यू आर टेलिंग, यस और नो एल्फ्रिक? तो एल्फ्रिक वही तो था एस्टिमेट, थोड़ी ना। नहीं समझा। मान ले एक 10 लाख का मशीन है, मैं 5 साल तक 2 लाख चार्ज करता हूं, तो सच में थोड़ी मशीन 5 लाख 5 साल के एंड में ऐसे है बोल देगा। अरे मशीन तो उसके बियॉन्ड भी चल रहा होगा। मैं बस एक अंदाज लगाया कि 5 साल तक इसका यूजफुल लाइफ है, तो वो भी तो एस्टिमेटेड बेसिस पे ही था एल्फ्रिक डार्लिंग। सर बोल रहा है हाँ समझ में आ गया। इसका मतलब वो बिल्कुल सही एग्जांपल पिक किया कि सर को बोलते हैं हम कि सर प्रोविजन तो आप एक्चुअली, डेप्रिसिएशन तो आप एक्चुअली कैलकुलेट करना सिखाए थे, तो आप कैसे बोलते हो एस्टिमेट? तो मैं बोल रहा हूं वो कैलकुलेशन एक एस्टिमेट ही था, थोड़ी सच में मशीन का जो है इस साल हमने 2 लाख ही यूज किया है, शायद 2 लाख से ज्यादा यूज किया हो, शायद 2 लाख से कम यूज हुआ हो इस मशीन का इस साल। अल्फ्रिक समझा पा रहा हूं क्या? वेरी गुड। अच्छा, एक हाथ जो है इसने समृद्ध ने भी उठाया था, हो गया ना, तो इसीलिए बोला सुनो। चलो लेट्स गो एवरीवन, लेट्स अटैक, लेट्स अटैक, लेट्स अटैक। अच्छा सर, प्रोविजन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग प्रोविजन को कैलकुलेट करें? इसका रीजन सुनो। मैंने आप लोगों को अकाउंट्स की पहली क्लास में बोला था, अकाउंट्स में कोई भी फाइनल अकाउंट्स बनाने का पर्पस है या अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव है
बिजनेस के स्टेट ऑफ अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू। मेरा डिप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है, मेरा कुछ बेड डेट्स होने वाला है, अगर इन चीजों को मैं अपने इस साल के पीएल में ना दिखाऊं तो क्या मैं सही प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर पाऊंगा? कत्ता भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, एस्टिमेटेड बेसिस पर बनता है ना अरब, अरब एस्टिमेटेड बेसिस पर बनना चाहिए ना, लॉजिकल। मान ले कि लास्ट 3 साल से आरव क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि ऐसे तो आप कुछ भी प्रोविजन चार्ज कर देगा, कितना भी परसेंटेज चार्ज कर देगा। तो आरव भाई बात तो समझो आप, मान लो कि 3 साल से मैं देख रहा हूं कि मेरे 2% ऑफ डेटर्स जो है वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं और बेड डेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस बार मैं अचानक से 20% क्यों कर दूंगा? मैं 2-3% ही करूंगा ना। नहीं नहीं वो सब नहीं, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अब आरव ने एक बात छेड़ दिया, मेरे को दूसरा टेंजेंट में ले गया, पर सर आपको टैक्स बचाना है तो आप प्रोविजन का खर्चा को ज्यादा दिखा दीजिएगा। यही बात है, सुनो तो व्हाट डिड ही से कि अगर आपको प्रोविजन, आपको टैक्स बचाना है तो आप ज्यादा प्रोविजन दिखा दीजिए सर। वेलकम टू रियल वर्ल्ड। बोले बोल दें, रियल लाइफ में इनकम टैक्स एक्ट यानी कि फाइनेंस बिल 2025, फाइनेंस बिल 2025 प्रॉफिट्स एंड लॉस कैलकुलेट करने का अलग फॉर्मूला दे रखा है। इस तरीके से जो तुम पीएल बना दिए कुछ भी है ना, 9 सीखियों की तरह, और उस पर उस बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट कर दिए, वो रियल लाइफ में इनकम टैक्स एक्ट में नहीं चलता। ओ, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स अलग ही कैलकुलेट होता है। अब तुम बोलोगे वो सिखाइए, नहीं, क्योंकि वो 12th के बाद इनकम टैक्स में पढ़ोगे तुम। अब आ जाए इधर, थैंक यू। तो एवरीवन, टू ascertain the true net profit of the business, बोलो, to ascertain the true net profit of the business। दूसरा, to ascertain the true financial position of the business। मतलब एक एग्जांपल दूं, बैलेंस शीट में मैं असेट साइड में डेटर्स दिखाता हूं 1 लाख का, बैलेंस शीट में मैं डेटर्स दिखाता हूं 1 लाख का। इसका मतलब है ऑनलाइन वालों कि मुझे 1 लाख एस्टिमेटेड है कि 1 लाख मुझे मिलना चाहिए, मुझे 1 लाख जो है वो मिलना चाहिए, मुझे 1 लाख जो है वो मिलना चाहिए। एवरीवन, मुझे 1 लाख जो है वो मिलना चाहिए। बट हर्ष, रियलिटी ये है कि ऑन एन एवरेज 2-3% पैसे नहीं आते। तो मुझे अगर ट्रू व्यू दिखाना है तो मुझे बैलेंस शीट में 97,000 98,000 प्रोविजन माइनस करके दिखाना चाहिए एसेट से। यही तो यहां पर बात है, टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। तुम लोग बस ये 2 गोल समझ लो, तुम लोग अभी ये 2 गोल समझ लो, एंड एवरीवन लिसन, नो डाउट्स एनीमोर। अगला 10 मिनट कोई डाउट नहीं लूंगा। तो यानी कि 2 चीजें हो गई, टू असर्टेन द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। खत्म हो गया सर, हमें बात समझ में आ गया। अब स्टूडेंट मैं किस पर चलूंगा, बोलो, रिजर्व्स पे। किस पे चलूंगा? रिजर्व्स पे। इसके पहले कि मैं रिजर्व्स पे आऊं, आइए देखते हैं हमारा प्रोविजन का नॉलेज क्या बोलता है। प्रोविजन इज अ नॉन लायबिलिटी विथ अनसर्टेन अमाउंट। बोलो, प्रोविजन इज अ नॉन लायबिलिटी विथ अनसर्टेन अमाउंट। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, मालूम है अराइज होगा, बट अमाउंट इट इज कैलकुलेटेड ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस। इट इज कैलकुलेटेड ऑन एन, प्रोविजन इज कैलकुलेटेड ऑन एन। तीसरा, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन इज अ, प्रोविजन इज अ। चौथा बात, प्रोविजन का ट्रीटमेंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में, और जिस असेट के लिए बनाया गया, और जिस असेट के लिए बनाया गया बैलेंस शीट में उस असेट से माइनस होगा। एग्जांपल, अगर डिप्रिसिएशन है तो मशीन से माइनस होके दिखाई देगा, अगर प्रोविजन फॉर बेड डेट है तो डेटर से माइनस होके बैलेंस शीट में दिखाई पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर, बातचीत तो क्लियर है। हाँ बोलो बोलो, शौर्य को कुछ क्लियर नहीं है, बोलो शौर्य। करेक्ट क्वेश्चन। ही इज टेलिंग कि सर प्लीज लिसन टू व्हाट ही सेड। सर आप ही बोले कि प्रोविजन एस्टिमेटेड बेसिस पर है। शौर्य का क्वेश्चन लॉजिकल आया। सर आपने क्या बोला कि 2,000 रुपया का जो आपने प्रोविजन चार्ज किया है, मान लीजिए डेट्स का, वो तो आपने एस्टिमेट किया। मैंने बोला हाँ। आपने कहा कि अकाउंट्स का पर्पस है ट्रू एंड फेयर व्यू, तो आपका नेट प्रॉफिट भी तो लगभग आएगा। एग्जैक्ट एक्यूरेट कैसे आएगा, क्योंकि ये तो एक प्रोविजन है। तो शौर्य, अकाउंट्स हमें ये इजाजत देता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें ये इजाजत देते हैं कि कुछ चीजों को जिनको एस्टिमेटेड बेसिस पर ही करा जा सकता है, उनको हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पर कर सकते हैं। वो प्रॉफिट को ट्रू माना जाएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू माना जाएगा।
गुड क्वेश्चन शौर्य। अब सुनिएगा, है ना। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलेंगे किस पर? रिजर्व्स पर। किस पर चलेंगे? रिजर्व्स पर। स्टूडेंट्स अब एक बात सुनिए, प्रोविजन तो चार्ज था, इसका मतलब चाहे आपने प्रॉफिट करा हो या लॉस करा हो, कुणाल कुणाल चाहे हमने प्रॉफिट करा हो चाहे याशिका हमने लॉस करा हो, प्रोविजन तो हमें चार्ज करना ही पड़ता। पर रिजर्व्स क्रिएट होता है प्रॉफिट से। मान लो मेरी कुछ प्रॉफिट्स हो गई मेरी ऑर्गेनाइजेशन की। अब क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉफिट्स हो गए स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉफिट्स हो गए स्टूडेंट्स, तो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि कुछ अमाउंट को सेट असाइड कर देता हूं फर्म के फ्यूचर जरूरतों को पूरा करने के लिए। आप लोग अपने घर के केस को देखो ना। आज अगर आप लोगों के घर में, एग्जांपल दे रहा हूं, जो आपका फीस है एंड एवरीथिंग, जो खर्चा है, मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी है, जो भी आप लोगों के घर पे आपने खर्चा कर कर मान लो 1 लाख रुपए बचाए, तो आपकी फैमिली क्या बचा हुआ 1 लाख को पूरा खर्चा कर देती है? ऑब्वियसली नहीं। वो लोग उसको सेट असाइड कर लेती है कि 20,000 मान लो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर देते हैं, 20,000 जो है हम लोग इस रिजर्व में इन्वेस्ट कर देते हैं, इसके एडुकेशन के लिए 20,000 साइड कर लेते हैं पर मंथ। कहने का अर्थ है कि आप लोग भी तो कुछ अमाउंट बचाए हुए पैसे को सेट असाइड करते हो किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए। उसको बोलते हैं रिजर्व, उसको बोलते हैं रिजर्व। एक कंपनी का अगर रिजर्व स्ट्रांग है मतलब उसका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है। तुम सोचो ना, जिस कंपनी के बाद पास बड़ा रिजर्व होगा, तुम उस कंपनी को जनरली रिस्पेक्ट करोगे ना, इन्वेस्टर लोग उस कंपनी को अच्छा मानेंगे कि भैया वो रिजर्व लेके बैठा हुआ है मोटा। सर बात तो सही है। तो एवरीवन देखो, रिजर्व्स रेफर्स टू द, बोलो, रिजर्व्स रेफर्स टू द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि आर्थिक हालत को हम लोग सुधार सके। एक बार और बोलो एवरीवन, एक बार और बोलो एवरीवन। रिजर्व्स रेफर टू द, कम ऑन गाइस, reserves refers to the amount set aside out of profits of the business to strengthen its financial position। तुम लोग सोच के देखो, तुम लोग बोलेगा सर आप बड़ा सारा अकाउंट कुछ पढ़ा रहे हैं क्या? अगर तुम कुछ रिजर्व सेट असाइड कर रखा है, तेरा बिजनेस का ताकत नहीं है वो 100% है, क्या बात करता है यार? 100% ताकत है यार तुम्हारे बिजनेस का। सर बात तो हमें समझ में आया। तो एक रिजर्व बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाता है। रिपीट, एक रिजर्व बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाता है। प्लस एक और फायदा है रिजर्व का, कल को फ्यूचर में कोई भी अनफोर्सीन घटना घट गई, अनफोर्सीन कंटिजेंसी अराइज हो गई, तो हमारे पास ऑलरेडी सेट असाइड था कुछ अमाउंट। बोलो, रिजर्व्स हेल्प टू प्रोवाइड फॉर, बोलो, रिजर्व्स हेल्प टू प्रोवाइड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी और लॉस दैट मे अराइज इन फ्यूचर। क्या पता क्या घटना घट जाए, तो हम लोगों को पैसा सेट असाइड करके रखना है। एक इंटरेस्टिंग चीज देखे, एक इंटरेस्टिंग चीज देखे, बोलो क्या? प्रोविजन एक चार्ज है, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो प्रोविजन चार्ज करना ही पड़ेगा। पर रिजर्व क्रिएट करना कोई मैंडेट है क्या? नहीं। रिजर्व तभी क्रिएट होगा जब बिजनेस का क्या हो? प्रॉफिट्स हो। रिजर्व किस केस में क्रिएट होता है? प्रॉफिट्स के केस में। किस केस में क्रिएट होता है? प्रॉफिट्स के केस में। समझ आ गया? सर हमें बात समझ में आ गया। अब आगे बात करें स्टूडेंट्स, दो तरीके का रिजर्व होता है ब्रॉडली स्पीकिंग, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। सर ये रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? ऑनलाइन वालों वीडियो एक्टिव रखो, ऑनलाइन वालों वीडियो एक्टिव रखो, सब पे ध्यान है। बाबू जो रिजर्व्स मैं सेट असाइड किया हूं, बाबू जो रिजर्व्स में सेट असाइड किया हूं ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू प्रॉफिट से, उसको रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। नहीं समझा? रेवेन्यू प्रॉफिट से मतलब, रेवेन्यू प्रॉफिट से मतलब जो मेरा डे टू डे एक्टिविटीज है। एग्जांपल, अगर मैं केडिया क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट बात करूं, तो मेरा डे टू डे एक्टिविटी है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं जिससे मुझे फीस मिलता है। ठीक, तो इसका मतलब मैंने अपने रिसीव किए हुए फीस से हर्ष अगर कुछ अमाउंट को साइड रखा तो उसे रेवेन्यू रिजर्व करूंगा, कहूंगा। पर मान लो कर्ण ऐसा हुआ कि मैंने यार एक अपना पुराना कैमरा सेल करा एंड कोइंसिडेंटली हर्ष मुझे उस कैमरे पर 10,000 का फायदा हो गया। क्या मेरा मेन काम कैमरा सेल करना है? नहीं। पर प्रॉफिट हुआ? हाँ। अब उस कैपिटल प्रॉफिट्स में से मैंने कुछ अमाउंट सेट असाइड किया, उसे हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व। मतलब सिंपल भाषा में रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएटेड रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएटेड रिजर्व को कैपिटल रिजर्व कहते हैं।
रेवेन्यू प्रॉफिट्स किसको कहते हैं? जो मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी है उसके अंतर्गत या उसके अराउंड if I have made any profits and I have set aside some amount for that, it's a revenue reserve. And if I have made some capital profits and I've kept some kept some amount aside, then उसको बोलते हैं capital reserve. क्लियर है? नहीं क्लियर है? राइट सर. तो ये हो गया रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व. ये हो गया रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स. सर हमें बात समझ में आ गया. अब देखो यहां पर यही लिखा हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं किताब में. रेवेन्यू रिजर्व्स आर द रिजर्व्स सेट असाइड आउट ऑफ, बोलो ना, रेवेन्यू प्रॉफिट सेट असाइड आउट ऑफ which are available for distribution as dividend. सर डिविडेंड क्या होता है? अरब प्रॉफिट का वो हिस्सा युवराज जिसको हम लोग बांटते हैं ना, उसको हम लोग रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं. प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको हम लोग बांटते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड. क्या बोलते हैं? डिविडेंड. तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स का जो भी पैसा बचा है वो मैं डिविडेंड में बांट सकता हूं. बांटा नहीं हूं ये अलग बात है. अच्छा, अब आपको मैं बताऊं, रेवेन्यू रिजर्व के भी दो टाइप्स होते हैं. बोलो क्या? जनरल रिजर्व और स्पेशल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व. जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व. स्वयं एज अ क्वेश्चन अपरेंटली बोल स्वयं. मतलब यू आर आस्किंग मी द फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट, राइट? समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया ना. रिजर्व इज अ लायबिलिटी. सर क्यों ऐसा, इसको लायबिलिटी साइड में रिजर्व को क्यों दिखाते हैं? आऊंगा उस पर. एक बार मेरे को अपना बात खत्म करने दे स्वयं, फिर आ जाऊंगा उस पर. ठीक है? उसके पहले मत पूछना, मैं जवाब 100% दूंगा. बस इट्स अ लायबिलिटी. व्हाई? आई विल टेल यू दिस. आ जाओ मेरे पॉइंट पर वापस आ जाओ. स्टूडेंट्स ब्रॉडली रिजर्व्स कितने टाइप के थे? बोलो क्या? रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व. बोलो सब. सब नहीं बोल रहा है. फिर से रेवेन्यू रिजर्व्स इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स. इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स, मतलब जो मेरा डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है. एंड कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स. आगे बातचीत करता हूं. रेवेन्यू रिजर्व्स के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व. रेवेन्यू रिजर्व्स के फर्दर दो टाइप्स होते हैं. पूरा क्लास जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व. रेवेन्यू रिजर्व के दो टाइप्स होते हैं. बोलो पूरा क्लास. जनरल रिजर्व और, अरे फिर से, खाली इस तरफ के लोग बोल रहे हैं, इधर सब शांत है. बोलो क्या? जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व. जनरल रिजर्व मतलब एक रिजर्व जिसका मेरे को नहीं पता हम क्या करेगा, पर हम अमाउंट सेट असाइड कर दिया, वो है जनरल रिजर्व. नाम में ही है जनरल. स्पेसिफिक रिजर्व मतलब वो रिजर्व जिसका मेरे को पहले से गोल पता है, जिसका मेरे को पहले से काम पता है. मैं आपको बताऊं, क्लास 12 में ना दो ठो ऐसा रिजर्व आएगा, दो से ज्यादा आएगा, पर दो ठो का नाम बताता हूं. एक है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. स्पेसिफिक रिजर्व का एग्जांपल बोलो. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. यहां पे बुक में लिख लेना ना, बुक में है और भी लिखा है, पर लिख लेना ना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. अभी समझा भी देता हूं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन ना. शौर्य मैं एक बार WCR समझा रहा हूं. मान लो अपकमिंग ईयर्स में ना किसी इंप्लॉय को चोट लग गया, तो उसका भरपाई, मान लो वो मशीन यूज कर रहा था कोई फर्म का, उसकी वजह से उसे चोट लग गया. अब ये होगा ही होगा, ये तय नहीं है, पर अगर हो गया तो मेरे पास उस समय पे करने के लिए अमाउंट होना चाहिए. तो क्योंकि होगा ही होगा, ये तय नहीं है, इसीलिए ये प्रोविजन नहीं है. ऐसा थोड़ी होगा हर बार एक इंप्लॉय पिटता ही है. अरे ऐसा थोड़ी है कि सर इट इज अ नॉन लायबिलिटी. अरे भाई, तो इसीलिए इसको प्रोविजन नहीं बोलेंगे.
पर एक रिजर्व बोलेंगे कि कल को चोट लग गया तो मेरे पास एक अमाउंट है उसे देने के लिए, ये हो गया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इसका मकसद स्पेसिफिक है कि मैं इसी के लिए यूज करूंगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ग्रेचुइटी एक अलग केस हो गया, ग्रेचुइटी में एक प्रोविजन हो गया। इधर ध्यान दे रुद्र, ग्रेचुइटी एक प्रोविजन हो गया, क्योंकि ये तो पक्का पता है कि रिटायरमेंट के बाद उसको देना है। रुक, बोलना मत बीच में। ग्रेचुइटी का मतलब पक्का है कि उसको देना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद, कितना अमाउंट कब रिटायर करेगा वो क्लियर नहीं है, इसलिए वो प्रोविजन है। पर चोट लगेगा ही लगेगा ये पक्का है क्या? नहीं। इसलिए जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड हमने एक रिजर्व बना के रख दिया कि कल को चोट लगे तो यूज करेंगे, इसलिए वो एक रिजर्व है, इसलिए वो एक रिजर्व है। ग्रेचुइटी एक रिजर्व नहीं है। ग्रेचुइटी तो हाँ, तो एम्प्लॉय छोड़ देगा तो ऑन रिटायरमेंट देते हैं ग्रेचुइटी, छोड़ दिया तो क्या तुम नहीं देगा? अरे गजब बात करते हो। नहीं तो ग्रेचुइटी, एक मिनट सर, हर साल कोई छोड़ेगा ही छोड़ेगा, गलत बोल रहे हो तुम ग्रेचुइटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे। ग्रेचुइटी में क्या होता है, एम्प्लॉय जब छोड़े या फिर कोई भी रिटायर करे तब पे करना ही करना है। तो हम लोग हर साल हर एक एम्प्लॉय के लिए एक अमाउंट सेट असाइड कर रहे हैं, इसलिए वो प्रोविजन है। सुनो सुनो, इसीलिए बोल रहे हैं। चलो हटाओ, और ज्यादा डीप में मत जाओ, जितना बताना था उतना तुम समझ चुके हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्रोविजन और तुम्हारा डाउट तो हम हालांकि क्लियर कर दिया, प्रोविजन और रिजर्व ही हो गया। एंड व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर फेवरेट थ्योरी आता है टीचर्स का कि प्रोविजन और रिजर्व में फर्क क्या है। स्टूडेंट्स लिसन टू दिस डिस्कशन, स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस। आपके बुक में सब लिखा है, आपके बुक में सब लिखा है, इधर ध्यान दीजिए। प्रोविजन में इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बोलो प्रोविजन इज अ, बट रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन। नहीं समझा नहीं तुम लोग, ये समझो। ईमानदारी से पूरा क्लास बोलेगा तो मजा आएगा। और ऑनलाइन वालों तुम लोग चैट में, ऑफलाइन वालों प्लीज मत बोलना एंड बात मत करना। ऑनलाइन वालों से एक बात पूछ रहा हूं, ऑनलाइन वालों चैट में एक बात लिखो, कीबोर्ड खोलो और एक बात लिखो। मैंने आज क्लास के शुरुआत में बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब, चैट में लिखकर बताना ऑनलाइन वालों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ऑनलाइन वालों। मैंने कहा प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। स्वयं हैज रिटन हिज आंसर, केशव हैज रिटन हिज आंसर, followed by Shubhayu, followed by Arav and others. Ritisha, all right, very good. पूरा क्लास बोलेगा क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब एक्सपेंस। एंड हमको सबका आंसर चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि जनरली पूछ रहे तो हम मुंह बंद करके बैठा रहेगा, नहीं चलेगा, फिर वैसा लोग को टारगेट करेगा। और इस तरफ आज ऐसा ज्यादा हो रहा है, नॉर्मली इधर से होता है, इधर से आज आंसर आ रहा है, इधर वालों को बोल रहा है। नहीं ठीक है, तो अथर्व आंसर दे रहा है ना, तो इसीलिए हम कुछ नहीं बोला। बोलो एवरीवन, बोलो एवरीवन, बोलो क्या? प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बोलो प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पर शौर्य अब सुन, रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, एवरीवन राइट इट डाउन इन द बुक इटसेल्फ, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब एक बार प्रॉफिट हो गया ना, एवरीवन एक बार प्रॉफिट हो गया ना, तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका है। तनिषा समझी बात को, राशि समझी बात को, कि मान लो राशि 1 लाख का प्रॉफिट हो गया मेरा, अब उसमें से प्रज्ञा हम कोई अमाउंट को जो है वो सेट असाइड कर रहा है, तो वो एक यूटिलाइजेशन हुआ प्रॉफिट्स का। सबसे इंपॉर्टेंट, आगे देखो आगे देखो, पर्पस, प्रोविजन इज क्रिएटेड टू मीट, प्रोविजन इज क्रिएटेड टू मीट। मेरे को पता है लायबिलिटी आएगा, खाली क्या नहीं पता, अमाउंट। बट रिजर्व में इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू मीट द, गेस व्हाट, अननोन लायबिलिटी। लायबिलिटी पता ही नहीं है, आ सकता है वैसा। मुझे नहीं पता इंप्लॉय को कब चोट लग जाए, इसलिए एक स्पेसिफिक रिजर्व बनाया जिसका नाम था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अच्छा, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ऑब्वियसली, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा। एक इंटरेस्टिंग चीज, प्रोविजन इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, क्योंकि प्रोविजन एक खर्चा है, 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 बोलो प्रोविजन एक खर्चा है। पर रिजर्व एक यूटिलाइजेशन है, रिजर्व एक यूटिलाइजेशन है। अच्छा, प्रोविजन कभी भी बिजनेस के आउटसाइड इन्वेस्ट नहीं होता, पर रिजर्व शायद इन्वेस्ट आउटसाइड हो। मतलब एग्जांपल देता हूं समृद्ध, मैंने जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए का क्रिएट किया,
या कोई और रिजर्व मैंने किया, मैंने साइड में कहीं इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि पैसा साइड में पड़ा हुआ था, तो रिजर्व्स में भी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, क्योंकि वो प्रॉफिट्स के बाद बचा हुआ पोर्शन है जिसको मैं खाली नहीं रखना चाहता, जिसको मैं यूज करना चाहता हूं। हिमांशी तुम सोचो ना, मेरा बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, समझना हिमांशी, मेरा 1 लाख रुपया का मैंने रिजर्व बनाया। अब हिमांशी अगर 1 लाख में अपने बैंक में खाली छोड़ दूं तो शायद उस पर 3% इंटरेस्ट आए, पर उस 1 लाख को मैंने किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट भी कर दिया तो उस पर इंटरेस्ट भी आएगा मेरा, तो इसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। पर प्रोविजन, मुझे एक वारंटी पे करना पड़ेगा, मेरे बैड डेट्स होने वाले हैं, तो मैं इस खुशी में कि मेरे बैड डेट्स होने वाले हैं पैसा निकाल के बाहर डाल दूंगा बिजनेस के। कोई कॉमन सेंस से बाहर जा रहा है ये बात। तो प्रोविजन इज नेवर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। और आगे, प्रोविजन इज मेड आउट ऑफ अ लीगल नेसेसिटी, एवरीवन प्रोविजन इज मेड आउट ऑफ अ, तुम लोग को हम बता दें, जैसे ग्रेट्युटी एक्ट है वो बताता है कि इतने का प्रोविजन हर ईयर बनाना पड़ेगा, मैं वो सब कैलकुलेशन में फालतू का नहीं जाऊंगा। प्रोविडेंट फंड बोलता है इतने का प्रोविजन हर साल बनाना पड़ेगा, बट रिजर्व आप एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, क्योंकि आपको, आपके पास दिमाग है, आप सेफ्टी के साथ चलना चाह रहे हो तो आप क्रिएट कर लेते हो। कोई भी बुक में लिखा हुआ नहीं है कि इतने का रिजर्व बनाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। और अब ट्रीटमेंट, ये देखो ट्रीटमेंट, इट इज शोन आइदर एज अ लायबिलिटी अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज और एज अ डिडक्शन फ्रॉम द असेट। ज्यादा सही ये वाला है, एज अ डिडक्शन फ्रॉम द असेट। पर रिजर्व स्वयं, नाउ आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन, स्वयं it is shown under the liability side of balance sheet under the head reserves and surplus, under the head reserves and surplus। guys, बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैंने कहा था ना कि रिजर्व एक लायबिलिटी है स्वयं के क्वेश्चन पर, तो बहुत सारे लोग ऑफलाइन में भी कंफ्यूज हुए थे, ये क्या बात करने लग गए आप, कैसे बोलते हैं आप ये बात। पीपल वेर कंफ्यूज, इवन स्वयं हिमसेल्फ। नाउ लेट मी आंसर दिस। रिजर्व किससे बनता है, किससे बनता है? प्रॉफिट एक बिजनेस को प्रोप्राइटर को पे करना है, तो प्रोप्राइटर की तरफ बिजनेस का एक लायबिलिटी है, तो भाई उसी प्रॉफिट से बना हुआ कोई कंपोनेंट रिजर्व क्या अचानक से लायबिलिटी नहीं रहेगा क्या? रहेगा ना, वो बस उसका हेड चेंज हो गया, वो बस उसका हेड चेंज हो गया। हेड तो कॉमन हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस ही ना। फिर से बोलूं, मेरा अलीशा बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उस 1 लाख में से मैंने 3 कंपोनेंट्स कर दिए, 30,000 का जनरल रिजर्व, 30,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और 40,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो वो है तो प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स, तो वो है तो प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स, क्योंकि प्रॉफिट्स अल्टीमेटली जाता कहां पर है बताइए मुझे? जाता तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही है। क्या बात कर रहे हो सर, प्रॉफिट तो कैपिटल में ऐड हो जाता है। अरे तो कैपिटल किस साइड में होता है? लायबिलिटी साइड में। रिजर्व में बस इतना है कि वो सीधा कैपिटल में ऐड ना होकर अलग से दिखाई पड़ता है, पर जाता लायबिलिटी साइड में है, क्योंकि अब बिजनेस ये प्रोप्राइटर को नहीं पे करेगा, इसीलिए कैपिटल में ऐड नहीं होता, अलग से एज अ लायबिलिटी साइड दिखाई पड़ता है, पर है तो वो प्रॉफिट ही है, तो प्रॉफिट का ही एक चेहरा। बहुत हद तक बात अब क्लियर हुआ होगा कि क्या हो रहा है यार। यार मैं 100% तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, 70% बात तो क्लियर हो गया होगा ऑफलाइन। कम ऑन यार, 70% बात तो देखो मानना पड़ेगा, और बातें करूंगा और बात बोलूंगा। हाँ ऑनलाइन वालों बोलो, हाँ स्वयं एज अ डाउट बोल स्वयं। हाँ एकदम सही, स्वयं का तुम लोग केस देखो, इसमें ना स्वयं ने मेरे को एक चीज बताने का मौका फिर दे दिया। स्वयं क्या बोला कि आप बोल रहे हैं कि ये जो रिजर्व अलग से सेट असाइड है वो प्रोप्राइटर के पास नहीं जाता, इसीलिए अलग से लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। पर हर्षित स्वयं बोलता है कि अगर मान लीजिए बिजनेस बंद हो गया तो लायबिलिटी पे करने के बाद जितना भी रिजर्व है किसी भी नाम से क्रिएटेड हो जाएगा तो प्रोप्राइटर के पास ही। पर स्वयं तुम्हारा बात ही गलत है, क्योंकि अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। याद करो अकाउंट्स का अजम्पशन बताया था, 3 अजम्पशन था, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। तुमने उसी अजम्पशन को वायलेट कर दिया। मिलने आज गए कैफे में और ब्रेकअप का प्लान तुमने पहले ही कर लिया। क्या बात करते हो यार। खैर कोई बात नहीं, बात समझ में आ गया। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्या बोलो? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
समझ आया ना? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, वो मौका मिला बताने का। स्टूडेंट्स, प्रोविजन और रिजर्व्स के कुछ डिफरेंसेस ना, आइए एक बार हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, और कोशिश करेंगे ना बिना देखे अपने को याद रहे, क्योंकि इट्स एन इंपॉर्टेंट थ्योरी, तो मेरे को याद कराना जरूरी लग रहा है। सब प्लीज सुनना, सब प्लीज सुनना, ध्यान से सुनो। प्रोविजन is created to meet a known liability. Provision is created to meet a provision is created to meet a ऑनलाइन वालों कीवर्ड लिखो ग्रुप में, सॉरी चैट में, नॉन लायबिलिटी, चैट में लिखो नॉन लायबिलिटी। प्रोविजन इज क्रिएटेड टू मीट अ, फिर पूछूंगा तो तैयार रहना। ऑनलाइन वालों सब पर ध्यान है मेरा। प्रोविजन इज क्रिएटेड टू मीट अ नॉन लायबिलिटी, बट रिजर्व इज क्रिएटेड टू मीट एन अननोन लायबिलिटी, टू मीट अ, जिस लायबिलिटी के बारे में मेरे को मालूम भी नहीं है। Reserve is created to meet an unknown liability. Reserve is created to meet a unknown liability. जिस liability के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, उस चीज को मीट करने के लिए मैं रिजर्व बना रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन वालों ये तुम कंप्लीट करोगे, ऑफलाइन वालों बीच में मत बोलना, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों मत बोलना। प्रोविजन इज अ डैश अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ऑनलाइन वालों चैट में, प्रोविजन इज अ डैश अगेंस्ट प्रॉफिट्स। Some have not responded yet. Yes, provision is a bloody charge against profit. It is an expense. It is an expense. लेकिन लेकिन अपने अगर रिजर्व का बात करें, रिजर्व इज अ डैश ऑफ प्रॉफिट्स, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। रिजर्व इज अ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, एक यूटिलाइज करने का तरीका है प्रियम। रिजर्व प्रियम एक प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करने का तरीका है। प्रियम 5 बार देखो बोल के सुनाएगा, रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। बोलो, रिजर्व इज अ, बोलते चलो, बोलते चलो। रिजर्व इज एन, अभी तक दो डिफरेंसेस हुआ है, अभी तक दो डिफरेंसेस हुआ है। तीसरा डिफरेंस प्रोविजन और रिजर्व के बीच में, कि प्रोविजन इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम असेट, प्रोविजन इज शोन एज अ, प्रोविजन इज शोन एज अ, but reserve is shown on the liability side. Reserve is shown on the, reserve is shown on the, provision cannot be invested outside the business, reserve can be invested outside the business. बोलो, provision cannot be invested outside the business but reserve can be invested outside the business. कहानी खत्म। प्रोविजन एंड रिजर्व्स के बारे में स्टूडेंट्स इतना ही बातचीत था। अब फाइनली हम लोग जो है फाइनल अकाउंट्स के विथ एडजस्टमेंट्स वाले पेज में आएंगे, विथ एडजस्टमेंट्स वाले पेज में आएंगे। वो भी हम डिस्कस नहीं करेगा, चेक करेगा बट डिस्कस नहीं करेगा अभी। एवरीवन आ जाओ इधर पे। काव्या आप ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। काव्या, ओके, लेट्स गो अहेड एवरीवन। अब हम लोग आ गए हैं एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स में। किस में आ गए हैं? एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स में या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। स्टूडेंट्स, अब ये सर एडजस्टमेंट्स का ये क्या चक्कर हुआ सर? एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्या चक्कर हुआ सर? बहुत ही अच्छा नोट्स हम लोगों ने आपके लिए चार्ट के फॉर्म में क्रिएट कर रखा है बुक में, कि आपको 4 जगह दौड़ना ना पड़े। रिक्वायरमेंट इसकी आप लोग ध्यान दें। ये एडजस्टमेंट्स क्या होता है, यहां पे अकाउंट्स का मेन कॉन्सेप्ट कुणाल अराइज होता है, तो आई होप यू विल लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, जब हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट्स कर रहे थे तो हमें क्या दिया हुआ रहता था? एक ट्रायल बैलेंस। क्या दिया हुआ रहता था? क्या दिया हुआ रहता था? और हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता था, और हम लोगों को बोला जाता था ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट ड्राफ्ट करें आप। दैट वाज द केस, दैट वाज द केस। बट गेस व्हाट, यहां पर क्या होने वाला है? अब हमें ट्रायल बैलेंस के साथ साथ कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे। अब हमें ट्रायल बैलेंस के साथ साथ, बोलो स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स। जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पहले ना एक बात बोलूंगा, तुमको लगेगा रट्टाबाजी, बट धीरे धीरे इट ऑल विल मेक सेंस। एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली।
स्टूडेंट्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली। प्रोविजन जो होता है, हेलो, प्रोविजन जो होता है, यहां पर जब हम लोग बातचीत करेंगे, प्रोविजन रिजर्व का तो बात हुआ, इसमें प्रोविजन का भी काम आएगा, ध्यान से सुनना। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स थे ना, वो फाइनल अकाउंट्स में एक ही जगह पे जाएंगे। रिपीट करो, रिपीट करो। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई अमाउंट दिया है, स्टूडेंट्स बोलो ना, ट्रायल बैलेंस में यदि कोई अमाउंट दिया है तो वो फाइनल अकाउंट्स में केवल एक ही जगह जाएंगे। पर याद रखना, क्यों, इसका क्यों भी जवाब दूंगा, क्यों भी जवाब दूंगा। पर एडजस्टमेंट्स में अगर कुछ लिखा है आयशा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, एडजस्टमेंट में कुछ लिखा है, तो हर आइटम एडजस्टमेंट में फाइनल अकाउंट्स में दो जगह पोस्ट होंगे। कहां, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वही तो शुरुआत हो रही है। सर इसको जरा आप समझा देते और बेटर तो अच्छा रहता। आओ लेकर आओ, इधर पे आ जाओ, हेडिंग डाल लेना कॉपी में भी, एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, एंड फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। लिसन टू द डिस्कशन वेरी केयरफुली। यहां मिस्टेक कर लिए तो तुम्हारा 12 भी गड़बड़ आ जाएगा, यहां पे मत करना मिस्टेक। एंड सम स्टूडेंट्स हु आर कंसिस्टेंटली एब्सेंट, लाइक अथर्व, आप और भी जने जो एब्सेंट करते हैं, जैसे मयंक आपका एब्सेंटिज्म हो रहा था, अब उसको अवॉइड करें क्योंकि लॉट इज एट स्टेक। सुनते चलिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए, मान लीजिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर उसके बाद डिस्कस करूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। एडजस्टमेंट्स, अभी तक ऐसा होता था स्टूडेंट्स कि हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है किसी भी बिजनेस का, ठीक है, और हमें बोल दिया गया था इस तरफ डेबिट अमाउंट लिखा हुआ है, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, और इस साइड में क्रेडिट अमाउंट लिखा हुआ है। एक सिंपल सा ट्रायल बैलेंस दे रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, और यहां पर्टिकुलर्स होता था। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखे थे लास्ट डे सम्स करके भी कि हम लोग पिक एंड चूज करते थे। कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में होता था तो हम लोग क्या करते थे, पिक एंड चूज, कि ये ट्रेडिंग पीएल में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। याद है कि नहीं याद है? याद है सर। एग्जांपल मान लो वेजेस है, और वेजेस का अमाउंट कितना दिया हुआ है जरा बताना, 10,000, ठीक है। और फिर एक एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस के बाहर, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस के बाहर, wages of ₹6,000 are still outstanding, are still outstanding। जरा इतना नोट कर लीजिए एक बार, इधर पे 1 लिख लीजिएगा, 1 लिख लीजिएगा तो हम बता पाएंगे। ये वाला केस को कॉपी में लिखिएगा, है ना। स्टूडेंट्स कॉपी में लिखिएगा प्लीज। सर लिखिएगा सर। आपने लिखा नहीं, देखो मैं बता रहा था ना, ये इसी चीज का बता रहा था। यू आस्क्ड ना अथर्व कि हम कहां सर ध्यान नहीं देता, ये यही बात पे कि जब एवरीबॉडी इज कॉपिंग यू आर बिजी विथ नमन। आपका क्या अच्छा है, थैंक यू। तुम सम कर, बीच में मन कर गया तारीफ करने का, अरे सम कर, क्लास के बाद तारीफ कर देता। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है वरना बोलता हम कुछ, ठीक है। अच्छा रिलैक्स, अभी लिखो, अभी यहां पर सुनो, अभी एवरीवन सुनो, मेरे को यहां पर ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, छोड़ो। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि ये ट्रायल बैलेंस में है और ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है। एवरीवन बोलो ना,
ये वाला आइटम कहां पर है और ये वाला आइटम कहां पे है? मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि क्योंकि अलीशा ये वाला आइटम ट्रायल बैलेंस में है, तो इसका फाइनल अकाउंट्स में या तो ट्रेडिंग पीएल में या तो बैलेंस शीट में एक जगह पे ही हिसाब होगा। क्या बोला मैं? या तो ट्रेडिंग पीएल में या तो बैलेंस शीट में एक ही जगह हिसाब होगा। परंतु ये जो 6000 है, ये ट्रायल बैलेंस का हिस्सा है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर है? ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो इसका 2 एंट्रीज होने वाला है। अब आप लोग को पूछना चाहिए ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो जो अमाउंट्स आए हैं, अब रुक जाओ, लिखना नहीं लिखना नहीं, ट्रायल बैलेंस में जो जो अमाउंट्स आते हैं वो सब डबल एंट्री सिस्टम से पास होकर आते हैं। तो मैंने डबल एंट्री किया, पूरे साल अकाउंट्स बनाए और फिर मैंने ट्रायल बैलेंस को ड्राफ्ट करा। अब यार हुआ क्या, लास्ट डे पे मुझे याद आया कि कुछ 4-5 चीजें थी जो मैं भूल गया। तो जो 4-5 चीजें मैं पूरी भूल गया, क्या वो लोग डबल एंट्री से पास होकर आ रहे हैं? नहीं, उनके लिए तो डबल एंट्री दिखाना जरूरी है, इस वजह से इनका 2 इफेक्ट्स आता है। पर ये लोग तो ऑलरेडी डबल एंट्री से पास होकर आए हैं, तो इनको तो हम लोग बस फाइनल अकाउंट्स में अपना जगह पर भेज देते हैं। पर इन लोग तो डबल एंट्री से पास होकर नहीं आए हैं, इसलिए इनका हम लोगों को 2 ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब 100% लॉजिक क्लियर हुआ होगा? हाथ उठाना यार, हाथ उठाना यार ईमानदारी से, कम ऑन गाइस। रिपीट, ये रटने वाला बात नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बात है। तुम लोग देखो ना, ट्रायल बैलेंस कब बनता है बाबू, प्लीज एक बार एवरीवन पे अटेंशन ना, कुछ नहीं लिखना। जर्नल पास होता है, फिर लेजर बनता है, लेजर के बैलेंसेस के बेसिस पर क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। अगर जर्नल पास हो गया, लेजर बन गया कर्ण, तो ऑटोमेटिक सा बात है ना सक्षम, ऑटोमेटिक सा बात है प्रियम, कि जो ट्रायल बैलेंस में आएंगे वो लोग डबल एंट्री से मुकम्मल होकर ही आएंगे, डबल एंट्री से पास होकर ही आएंगे। पर कुछ चीजें एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसी हम लोग नोट करते हैं समृद्ध, कि यार शिट, ये 4-5 बात तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं रखा। अब ये तो मुमकिन नहीं है ना कि मैं फिर से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस फिर से ड्राफ्ट करूं, ये तो पॉसिबल नहीं होता। तो उन 4-5 चीजों को हम लोग उसी फाइनल अकाउंट्स में कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देते हैं। पर एक बात बताओ, डबल एंट्री है तो कितना ट्रीटमेंट होना चाहिए? 2। यहां पर ये लिख लेना, नॉट गॉन। ये सर मतलब कोई भी एडजस्टमेंट में, आयशा बोलेगी, युवराज बोलेगा सर मतलब कोई भी एडजस्टमेंट में ये मान लेना है क्या रुद्र कि वो डबल एंट्री से पास नहीं हुए? हाँ, एडजस्टमेंट में जो भी आइटम्स है वो लोग डबल एंट्री से पास होकर नहीं आ रहे। रिपीट यार, कम ऑन गाइस, जो भी आइटम्स डबल एडजस्टमेंट्स में है वो लोग डबल एंट्री से पास होके नहीं आ रहे, इसीलिए हर्ष उनका कितना इंपैक्ट होगा? 2। तो यहां पर लिख लेना, नॉट अंडरगॉन डबल एंट्री, डबल एंट्री। और अकाउंट्स के बेसिक क्लासेस में मैंने आपको डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट बताया था। अब स्टूडेंट्स, टू आंसर योर क्वेश्चन, सर ये कहां आएगा? अब आरव ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स ये बताओगे क्या ईमानदारी से पूरा क्लास एक बार यार, कम ऑन गाइस। ऑनलाइन वालों, तुम्हारा भी चैट पढ़ रहा हूं, तो तुम लोग भी ईमानदारी से आंसर करना चैट बॉक्स में। यहां पर ध्यान दो एवरीवन, यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो। ट्रायल बैलेंस में वेजेस है 10,000, कितना है बोलो? वेजेस है 10,000। ईमानदारी से बताना ऑनलाइन वालों, खाली इस वेजेस का बात कर रहा हूं, फालतू बात मत करना। ये वेजेस 10,000 ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट में कहां जाएगा, किस साइड में जाएगा? वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग के, मत बोलना यार। हम लोगों ने 4 क्लासेस 5 क्लासेस इसके ऊपर करा है, आज 6th है ना, तो हम लोगों ने 5 क्लासेस इसके ऊपर करा है। वेजेस किस तरफ जाएगा स्टूडेंट्स? कम ऑन, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग के। तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बना देता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट बना देता हूं। एकदम रफ में बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा फॉर्मेट पे कम ध्यान दे रहा हूं, फुल फ्लेजेड सम्स में पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, रुपी, पर्टिकुलर्स रुपी। अब समृद्ध, जैसा हमारे स्टूडेंट्स ने बताया हमें कि समृद्ध वेजेस कितने हैं? 10,000। रुक जाइए, मैंने रिदम यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनर कॉलम में इस बात को नोट करा है, इस बात को मैंने रिदम इनर कॉलम में नोट करा है। काव्या कहां चले गए तुम?
काव्या आरव का पता ही नहीं, ऑनलाइन वाले काव्या और आरव का। आरव भाई वीडियो एक्टिव रखो, क्या बात है। काव्या तो आई थिंक ही हैज गॉन टू प्ले बास्केटबॉल। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी इधर ध्यान दो। टू वेजेस हो गया 10,000, टू वेजेस हो गया 10,000। अब यहां ध्यान दो, अगर स्टूडेंट वेजेस हो गया 10,000, ये वो वेजेस है, हर्षित पीछे ध्यान दे, जिन लोग अभी तक खाली डबल एंट्री से पास होकर आए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग तो ट्रायल बैलेंस में पोस्टेड थे। जो भी ट्रायल बैलेंस में होते हैं हर्षित, वो आफ्टर डबल एंट्री ही आते हैं ट्रायल बैलेंस में। पर जरा ध्यान दीजिएगा आरव, ये जो एडजस्टमेंट में है आरव एंट्रीज, क्या ये लोग डबल एंट्री पास होकर आए या नहीं? मतलब इनका एक इंपैक्ट होगा कि दो? दो। और इंपैक्ट दो एक ही होता है, डेबिट इंपैक्ट और क्रेडिट। जरा एक बात बताओ, मतलब ये 6,000 भी खर्चा है, ये 6,000 भी, ये 6,000 भी, क्योंकि ये 6,000 ट्रायल बैलेंस के बाहर है, मतलब वो इस 10,000 में इंक्लूडेड। पर खर्चा तो, पर खर्चा तो, अरे पर खर्चा तो ये वेजेस में प्लस 6,000 कर दिया मैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि क्या है बोलो? आउटस्टैंडिंग है। तो एक्चुअल में ट्रेडिंग का टोटल खर्चा कितना हुआ? 16,000 का। पर हमने आपको क्या बोला था? कोई भी चीज का बैलेंस शीट में कितना काम होता, सॉरी फाइनल अकाउंट्स में कितना काम होता है? 2, अगर वो एडजस्टमेंट है तो। अलीशा, हिंट मैंने दे ही दिया है इसी क्वेश्चन के अंदर। क्या लिखा है? वर्ड आउटस्टैंडिंग। ऑनलाइन वालों चैट में लिखना कि आउटस्टैंडिंग कोई खर्चा होता है तो वो किस नेचर का होता है। कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, फील करो ऑनलाइन वालों एंड लिखो। आई थिंक एल्फ्रिक हैज रिटन इट ऑलरेडी, फॉलोड बाय सिद्धार्थ, हर्षित एंड मयंक एंड दिव्या, केशव एंड ऑल दिस पीपल, तन्वी, आरव, स्वयं। स्टूडेंट्स पूरा क्लास बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ, स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ, क्योंकि हमारी तरफ से खर्चा पे करना बाकी है, तो ये किस तरफ आना चाहिए? लायबिलिटी साइड में। तो ये देखो यहां पर एक प्रोफोर्मा बना रहा हूं, इसमें बैलेंस शीट मैंने बना दिया, और इधर पर जो मेरी लायबिलिटी साइड है, होल्ड ऑन एवरीवन, इधर पे जो मेरी लायबिलिटी साइड है रुपी, असेट साइड तो ऐसे ही लिख रहा हूं बस लिखने वही, असेट और रुपी। तो यहां पर आप लोग देखो, मैं ना एज अ लायबिलिटी, ऑब्वियसली कैपिटल वैपिटल के नीचे, थोड़ा सा नीचे में, अभी तो खाली एक प्रोफोर्मा बना रहा हूं, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, आउटस्टैंडिंग वेजेस, और जितने का भी आउटस्टैंडिंग है 6,000 का। तुम लोग देखो ये जो 6,000 वाला अमाउंट है, इसका केवल 2 ट्रीटमेंट किया हूं, क्योंकि ये डबल एंट्री से होकर नहीं गुजरा था। जो डबल एंट्री से होकर गुजरा उसको आई हैव डन नथिंग। अब होगा क्या? व्हाट इज द मेन चैलेंज इन दिस चैप्टर? एक एडजस्टमेंट नहीं आएगा, 8 से 10 एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन आ सकता है, 5 एडजस्टमेंट 6 एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिक ढांचा तो हमेशा हम लोगों को रुद्र बनाना पड़ेगा। हम सबको बोल रहे हैं, तुम्हारे अकाउंट्स में नहीं पढ़कर जितने पाप हुए हैं, ये चैप्टर में ध्यान दे दो, सब धुल जाएंगे। सच बता रहा हूं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स इधर पे कवर्ड हो जाएंगे। पर सर ऐसे कितने एडजस्टमेंट्स हैं? अरे भाई तुमको टेंशन ही क्यों लेना है, इसी का लिस्ट तो बुक में ऑलरेडी बना दिया हूं। ये तो खाली एक डिस्क्लेमर दे रहा था। आ जाओ एक बार बुक पे, एक एक केस को हम लोग इसी तरीके से कवर करेंगे, है ना, अच्छे से। आओ एवरीवन इधर देखो, अभी बुक में आ जाना, पेज भी बता दे रहा हूं, एक मिनट ना एवरीवन, पेज नंबर 185 में आ जाना एवरीवन। 185 स्टूडेंट्स, मैंने ना अभी आप लोगों से जो एडजस्टमेंट्स डिस्कस करा, समृद्ध, मैंने जो अभी आप लोगों से एडजस्टमेंट डिस्कस करा, वो था एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। मुझे आयशा आप बताएं एक बात, कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या जो एडजस्टमेंट्स बता रहा हूं मैं, ये कहां लिखा रहेगा? ट्रायल बैलेंस में कि ट्रायल बैलेंस के बाद? ट्रायल बैलेंस के बाद और ट्रायल बैलेंस के बाहर, तभी तो उनको एडजस्टमेंट बोल रहे हैं। ट्रायल बैलेंस का पार्ट होता तो वो तो डबल एंट्री से हो क्या है, एक जगह पोस्ट करते, कहानी खत्म हो जाती। अच्छा समृद्ध, अब क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, प्रज्ञा, राशि, कि इसका एंट्री पास करो, अभी जो एडजस्टमेंट किया ना मैं, इसका जर्नल एंट्री पास करो। आओ मैं आपको बताता हूं क्या होता है। स्टूडेंट्स, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का होता है, जो
स्टूडेंट्स एक बार विजुअलाइज करना, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए समझना और मेरे लिए समझाना। एक बार विजुअलाइज करना, क्या है बोलो? एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। क्या है बोलो? बाबू ऑनलाइन वालों खास करके आप लोग ध्यान दीजिए, अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है मतलब मेरा खर्चा बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। जैसे इस केस में 10,000 से 16,000 हो गया था। और बाबू खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? तो देखो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मतलब इस सम का एंट्री होता जो मैंने करवाया, लिखना वेजेस अकाउंट डेबिट, लिखना इसे इस सम में, पेज चेंज करके या जहां पे भी जगह है एडजस्टमेंट एंट्री करके हेड डालो। इसी सम के लिए, इसी सम के लिए एडजस्टमेंट एंट्री, बाबू लिखिएगा। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट। बोलिए ना, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। अब एक मिनट, सॉरी, मेरा नीचे लिख, उसके बाहर लिख। बच्चा पीएल अकाउंट के अंदर ही निपटा दिया एंट्री को, ऐसा क्यों कर रहा है? तुम अपना करियर बर्बाद कर, मेरा क्यों कर रहा है? बाहर निकल के करना भाई। अरे भाई यहां पर ध्यान दो, कर्ण प्लीज ऐसा मत करो। अभी यहां पर ध्यान दो, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, यहां पर ध्यान देना एवरीवन। वेजेस एक एक्सपेंस है, वेजेस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। पर एक मिनट शौर्य, मुझे ये बताओ, अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो सिर्फ एक्सपेंस बढ़ा कि कुछ और भी बढ़ा? लायबिलिटी भी बढ़ा। और जब भी लायबिलिटी बढ़ता है क्या होता है कुणाल? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। ये मैंने आप लोगों को सिखा रखा है मॉडर्न रूल के अनुसार कि लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है। देखो एक बार सुन लो, एक बार सब इधर सुन लो, ये याद रख लेना स्टूडेंट्स, अगर कभी भी असेट, रितिशा प्लीज रिमेंबर, रितिशा ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी असेट या एक्सपेंस बढ़ता है ना रिशिता, तो हम लोग डेबिट कर देते हैं, घटता है तो क्रेडिट कर देते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर कभी भी, डियर स्टूडेंट्स, कभी भी एल आई सी, एल आई सी का फुल फॉर्म बोलोगे क्या आप लोग? लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। स्टूडेंट्स अगर लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ते हैं तो क्या होता है बताइए? क्रेडिट होता है। और घटते हैं तो क्या होता है बताइए? डेबिट होता है। सर हमें बातचीत तो समझ आ रहा है, अब आप हमारे साथ बातचीत करो एवरीवन। इसीलिए देखो, जब मेरा 6,000 का वेजेस पकड़ाया तो वो एक्सपेंस है तो डेबिट, पर क्योंकि एक लायबिलिटी भी बढ़ा तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो पूरी एडजस्टमेंट एंट्री इस क्वेश्चन की क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री। और कितने अमाउंट से? केवल 6,000 से। खाली एडजस्टमेंट वाला काम को दो एंट्री करते हैं, 6,000 6,000। और गेस व्हाट, आप लोग देखो, मैंने अभी यहां पर क्या ट्रीटमेंट दिखाया, आप लोग देखना अभी मुकुल। मैंने याद है बोला एड टू द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। देखो मैंने इस सम में भी वेजेस में 6,000 और ऐड करा दिया 10,000 में, मतलब उस नाम से जो एक्सपेंस क्रिएटेड है उसी में और जोड़ दो, उस नाम से जो एक्सपेंस क्रिएटेड है उसी में और जोड़ दो। एंड एक और चीज, एक और चीज, बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होता है बताओ? शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, शोन ऑन द, शोन ऑन द। अच्छा, अब एक दो बच्चा लोग बोलेगा सर ये क्या हुआ, आप इसमें पीएल भी लिखे हो। अरे भाई कुछ खर्चे ट्रेडिंग के होते हैं, कुछ खर्चे पीएल के। मान ले वेजेस की जगह सैलरी होता तो मैं किधर ऐड करता? पीएल में, सैलरीज में ऐड करता। वेजेस था इसलिए ट्रेडिंग में ऐड किया, इसलिए दोनों तरफ लिखा हूं। ऑनलाइन वालों ईमानदारी से इस एंट्री को, ऑफलाइन वालों तुम्हारे पास आता हूं, ऑनलाइन वालों ईमानदारी से, अगर झूठ बोले 2 दिन बिजली चला जाएगा तुम्हारे घर का। मेरे को ईमानदारी से ऑनलाइन वालों बताना कि किसको किसको ये वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100% समझ आ गया, एकदम आराम से बताना, पूरा डिटेल में पढ़ाया हूं। वेरी गुड, लगभग सभी ने कंफर्म कर दिया। काव्या तुम हो क्या यहां पर क्लास में? ओके, नहीं नहीं वो तो आ गया था, चलो ठीक है। हाँ तो काव्या समझ, बार बार बोल रहे हैं, तेरा टेंशन दिख नहीं रहा है मेरे को बिल्कुल भी। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हटाओ इस चीज को। ऑफलाइन वालों,
ऑफलाइन वालों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसको किसको ये वाला केस क्लियर है यार? कम ऑन गाइस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने देखो आयशा 3 कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करे हैं, विधि मैंने 3 कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करे हैं किसी भी एडजस्टमेंट्स के। पहला, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री। दूसरी बात, उसका पीएल में या ट्रेडिंग में पोजीशनिंग एंड बैलेंस शीट में। हर एडजस्टमेंट एंट्री का, हर एडजस्टमेंट आइटम का कितना ट्रीटमेंट होगा, कितना, और जो चीज ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में होगा उसका कितना ट्रीटमेंट होगा, एक। ये सीख गए तो फाइनल अकाउंट गलत नहीं जा सकोगे। आगे बढ़ता हूं ना, एंट्री नंबर 1 पे आता हूं। स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर 1 पता आप लोग को कहां आता है? जरा बताइए। क्लोजिंग स्टॉक में। स्टूडेंट्स कहां आता है? अरे स्टूडेंट्स कहां आता है? सर क्लोजिंग स्टॉक में आता है। स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक में जब आता है ना, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का एक लोकेशन तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के, याद है? इसीलिए एंट्री देखो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। पर एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक मेरे बिजनेस के लिए क्या है? असेट। क्या है मुकुल? क्यों है असेट? क्योंकि मुकुल इस ईयर के एंड में, अब समझो, फील करो क्लोजिंग स्टॉक क्या है। मुकुल मान लो मेरे फर्नीचर का बिजनेस है, हर्ष मान लो मेरे फर्नीचर का बिजनेस है। हो ही सकता है ना कि मेरे कुछ फर्नीचर जैसे चेयर्स और टेबल्स बिके नहीं इस साल के अंत में, तो वो मुझे अगले साल बेनिफिट देंगे। इस कारणवश हम लोग उसको असेट दिखाते हैं। और इसलिए देखो दो ट्रीटमेंट हो गया। एक तो हम लोग जो है क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, एक ट्रीटमेंट। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? शोन ऑन द असेट साइड, शोन ऑन द असेट साइड। सर ये बात हमें क्लियर है, ये बात हमें क्लियर है। आगे बढ़ता हूं। तीसरा है, बोलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तीसरा है, बोलो। चलो आ जाओ वापस से प्रीपेड एक्सपेंसेस पे लिए, वापस से अपने कॉपीज में आ जाओ। एक केस दिखाता हूं ना, प्रीपेड। फिर से बोल, नहीं सुना। प्लीज लिसन टू हिज क्वेश्चन गाइस। तो एक ही जगह जाएगा। गुड क्वेश्चन। लास्ट 5 क्लास वही तो बताया। कोई बात नहीं आरफ, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, छोड़, छोड़ो। अभी इधर पे ध्यान से सुनो, अभी इधर पे ध्यान से सुनो, अभी इधर पे ध्यान से सुनना। लिखो प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स अगर आप लोग विटनेस कर रहे हो, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से वाले प्रीपेड एक्सपेंसेस है? ये प्रीपेड एक्सपेंसेस वो है जो हमें कहां मेंशन्ड है? एडजस्टमेंट में। जो हमें कहां मेंशन्ड है? आइए आपको एक एग्जांपल देता हूं ना। एग्जांपल लिखिएगा एवरीवन, लिखिएगा एवरीवन। एग्जांपल, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। एवरीवन लिखना, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, समृद्ध नो टचिंग। अभी यहां पे लिखो डेबिट अमाउंट, एक क्या है बोलो? क्रेडिट अमाउंट। एक लिखो क्रेडिट अमाउंट फटाफट। स्टूडेंट्स अभी लिखना आप लोग, स्टूडेंट्स अभी आप लोग लिखना। हेलो एवरीवन, सैलरीज, एवरीबडी लिखा हुआ है सैलरीज। डेबिट साइड में हमारे पास ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 50,000, एंड हमें दिया हुआ है, एंड हमें दिया हुआ है कमीशन 20,000, और हमें बोला हुआ है एडजस्टमेंट में, यानी कि ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट्स में हमें दिया गया है कि सैलरीज वर्थ ₹20,000 was prepaid, सैलरी वर्थ ₹20,000 was prepaid। और दूसरी बात, कमीशन वर्थ ₹5,000
आर आउटस्टैंडिंग। तो इस सम के जरिए मैं आप लोगों को प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला केस और एक सेकेंड ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला केस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला केस दोनों जो है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर पाऊंगा, है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला केस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला केस दोनों जो है मैं आपको कहीं ना कहीं आपको समझा पाऊंगा, एक्सप्लेन कर पाऊंगा, राइट। तो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू माय डिस्कशन, है ना, बातचीत अवॉइड करिएगा आपस में, है ना। हाँ जी सर, राइट सर। पहले पहले ना स्टूडेंट्स एक बार अपने एडजस्टमेंट एंट्री सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पूछेगा तो ही बनाना पड़ता है, अपने आदत डालेंगे प्रैक्टिस करने का, जिससे एग्जाम में अपने को टेंशन ना हो। मेनली चांसेस है कि वो लोग सीधा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट ही बनाने बोले, एडजस्टिंग एंट्री हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। सुन दोस्तों, स्टूडेंट्स एक बात और बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी पोस्टेड है, क्या उनके लिए कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री का दरकार है? नहीं। क्यों नहीं दरकार है स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, इसलिए दरकार नहीं है क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी डबल एंट्री से होकर आए हैं, तब ट्रायल बैलेंस में उनको जगह मिली है। ऑनलाइन वालों समझ रहे हो बात? तो जो चीजें ट्रायल बैलेंस में उनकी तो कोई एंट्री नहीं लगेगी। ऑनलाइन वालों समझ रहे हो ये बात? कम ऑन गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन गाइस। कहीं हम फास्ट तो नहीं जा रहे यार? सही है। अब मैं बता रहा हूं, प्रियम ध्यान से सुनिएगा। सैलरी वर्थ ₹20,000 वॉज प्रीपेड। एक बात डियर स्टूडेंट्स हमें बताइए, सैलरी इज वर्थ ₹20,000 वॉज प्रीपेड। अगर कोई चीज प्रीपेड है आयुष, कोई खर्चा प्रीपेड है, तो तुमको यहां लायबिलिटी या असेट किसका फीलिंग आ रहा है? असेट का। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोई चीज एडवांस में इनकर कर दिया है, तो मुझे अब उसका बेनिफिट मिलने वाला है। हिमांशी करेक्ट है या इनकरेक्ट है मैडम? अलीशा जी यस और नो? राइट सर। याशिका व्हाट से यार? राइट सर। रुद्र, कोई खर्चा अगर मैं पहले ही दे दिया हूं एडवांस में, तो वो मेरा एक असेट है। और डियर, अगर असेट बढ़ता है तो क्या होता है बोलो? डेबिट। क्या होता है बोलो? डेबिट। तो एंट्री करो प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक असेट है जी। मैंने एडवांस में ही कोई खर्चा करके बैठा हूं मैं, तो मुझे अब बेनिफिट मिलना है खाली फ्यूचर में। स्टूडेंट्स, अच्छा प्रीपेड सैलरीज, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स क्या बोला है? सैलरीज वर्थ ₹20,000 वॉज प्रीपेड। वॉज बोलो क्या? प्रीपेड। अगर 20,000 की सैलरी प्रीपेड है, अगर 20,000 की सैलरी प्रीपेड है, अगर 20,000 की सैलरी स्टूडेंट्स प्रीपेड है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा जो सैलरी है रियल लाइफ में कम पे करना है, तो हर्ष इसको मैं 2 सैलरीज कर दूंगा। क्या कर दूंगा बोलो? 2 सैलरीज। क्या कर दूंगा? 2 सैलरी। क्योंकि सच एक तरीके से अगर शौर्य देखे तो मेरा एक्सपेंस रियल लाइफ में कम हो जाएगा। मेरा एक्सपेंस रियल लाइफ में, क्योंकि शौर्य सच में ये 20,000 तो मेरा एक्सपेंस है ही नहीं, तो मेरा एक्सपेंस क्या हो गया? कम हो गया। क्योंकि ये तो फ्यूचर का एक्सपेंस है, आज का थोड़ी है वंश। जब फ्यूचर में होगा तब हम उसको ठीक करेंगे। तो यहां पर समृद्ध आंसर होगा प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। चिंता मत करो, इसका बैलेंस शीट ट्रीटमेंट और ट्रेडिंग पीएल ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। यह है पहले एडजस्टमेंट एंट्री। दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री, यहां क्या है? कमीशन आउटस्टैंडिंग। मतलब वंश मेरा कोई खर्चा है जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब मेरे ऊपर इस बार असेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे कोई खर्चा पे करना बाकी है। और जब भी लायबिलिटी बढ़ती है हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर टू आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है। टू आउटस्टैंडिंग, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। ये तो लास्ट सम का ही रिपीटेशन, और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा इसलिए लिख दिया यहां पर। और ये एक खर्चा है, तो एक खर्चा है, तो डियर स्टूडेंट्स डेबिट में क्या आएगा? कमीशन अकाउंट। एब्सोल्युटली करेक्ट है शौर्य। ये हुई एडजस्टमेंट एंट्री। बट सर व्हाट अबाउट द बट सर व्हाट अबाउट द पोस्टिंग टू द पीएल एंड द ऑल दिस आइटम्स? तो मैं बोल रहा हूं सैलरी और कमीशन दोनों किसका है? पीएल का। किसका है बोलो? तो आओ पीएल में इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हेडिंग डालो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब ना मैं तुम लोगों को इसका डेबिट और क्रेडिट इंपैक्ट देखो दिखाता हूं। स्टूडेंट्स ये हो गया डेबिट साइड और स्टूडेंट्स ये हो गया क्रेडिट साइड। टू सैलरीज, रियल लाइफ में सैलरीज में कितना दिखाया हुआ बताओ? 50,000। देखना चाहोगे? ये रहा सैलरीज 50,000 दिखाया हुआ है। बट स्टूडेंट्स 20,000 तो मेरा एडवांस है, 20,000 तो मेरा, तो सैलरीज रियल लाइफ में मेरा कम हो जाएगा क्योंकि 20,000 तो मैंने मुकुल एडवांस में ही पे कर दिया है। तो लेस 20,000 कर दूंगा, लेस प्रीपेड माइनस प्रीपेड। जैसे आउटस्टैंडिंग ऐड किया था, प्रीपेड को माइनस कर देते हैं। तनिषा आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस यार? तो तनिषा ये प्रीपेड हो गया 20,000, प्रीपेड सैलरीज 20,000, यहां आया जी 30,000। एंड वहीं पर स्टूडेंट्स आप लोग देखिएगा कमीशन के बारे में। टू कमीशन, स्टूडेंट्स कमीशन मेरा कितना अमाउंट था जरा बताओगे क्या? हाँ जी 20,000 था और 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है जी। तो टू कमीशन 20,000 एज अवर फ्रेंड वंश टोल्ड। एंड वंश आउटस्टैंडिंग खर्चा हमारा कितना है वंश भाई? 5,000। एड आउटस्टैंडिंग 5,000। तो ये देखो मैं 5,000 ऐड करके 25,000 पीएल में दिखा दिया। ये हुआ एक ट्रीटमेंट। और क्या आप लोग रियलाइज किए? अच्छा चलो ये एक बार लिखता हूं फिर बताता हूं रियलाइज करने वाला बात। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यहां हो गया लायबिलिटी, यहां हो गया जी असेट। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दोगे दो ट्रीटमेंट खाली उन चीजों का होता है जो किधर पे दिखाई देते हैं? एडजस्टमेंट्स में दिखाई देते हैं। करीब करीब 10-20 बार ये बोल चुका हूं, करेक्ट है? तो यार एक बात बताना आप लोग कि अगर सैलरी 20,000 का प्रीपेड है तो वो मेरा असेट है, क्योंकि प्रीपेड है, असेट साइड में जाएगा। किस साइड जाएगा? असेट साइड में। तो यहां पर देखो मैं असेट साइड में प्रीपेड सैलरीज डाल दिया। और कमीशन 5,000 का आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरी लायबिलिटी है। कमीशन आउटस्टैंडिंग 5,000 का मैंने लायबिलिटी में दिखा दिया। एक चीज अभी भी आप लोगों ने विटनेस नहीं करा है, अगला 3-4 मिनट सुन लीजिएगा फिर क्लास वाइंड अप करूंगा। एंड सबका एकदम अटेंशन चाहिए। यहां पर लिखना है तो ये लिख लो, नो डाउट्स देयर, बट देन लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अगर ये समझ गए ना, अकाउंट्स में जितना बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी तक जब तक पढ़ोगे अकाउंट्स, तब तक तुमको दिक्कत नहीं आ सकता। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगले 2 मिनट में पेशेंस के साथ सुनना। मैं क्या बोला था? एडजस्टमेंट में हर आइटम का कितना इंपैक्ट होता है? 2, एक डेबिट इंपैक्ट और एक, देखो दिखाता हूं, खाली सैलरीज की ओर नजर डालो। प्रीपेड सैलरीज का डेबिट होना मतलब असेट का क्रिएट होना। तो जब मैंने प्रीपेड सैलरीज को डेबिट किया, मैंने डेबिट इंपैक्ट को देने के लिए असेट में दिखा दिया। तो ये एक तरीके से प्रीपेड सैलरीज का कौन सा इंपैक्ट हुआ? डेबिट इंपैक्ट हुआ। और जब मैंने सैलरी से लेस करा, एक्सपेंस को कम करना मतलब क्रेडिट, एक्सपेंस को कम करना मतलब, अरे एक्सपेंस को कम करना मतलब, देखो ये रहा क्रेडिट इंपैक्ट। अगर तुम लोग ये सोचना सीख गए, अकाउंट्स के मास्टर बन जाओगे तुम लोग यार। क्रेडिट इंपैक्ट। एंड जस्ट लुक एट द एंट्री इन द बुक दैट वी हैव टॉट यू ऑल। प्रीपेड का, किसका बोलो? प्रीपेड का। एंट्री नंबर 3 था, एंट्री नंबर 3 था। इधर ध्यान दोगे सब, इधर ध्यान दोगे सब। एंट्री नंबर 3 में क्या था एवरीवन? लुक, मैंने सैलरी का वही एंट्री आपको करवाया, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। और हमने क्या बोला था? डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तुमने सैलरी में से एडवांस सैलरी को क्या बोला? एडवांस सैलरी को क्या किया? लेस किया। और उसको किस तरफ दिखाया? असेट साइड में। असेट साइड में तुमने उसको जो है वो रिफ्लेक्ट कराया। यही बात मैं तुमको बताना चाह रहा था। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप लोग ना प्रीवियस पार्ट जो चैप्टर 14 में जो था ना, उसका ये होमवर्क मार्क करो। होमवर्क चेक करूंगा नेक्स्ट डे भी, मार्क करो। मैं इसमें से नहीं दे रहा, होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं। पेज नंबर 179 का क्वेश्चन 24 लिखो। पेज 179 क्वेश्चन 24, पेज 178 क्वेश्चन 23। प्लीज राइट इट डाउन।
क्वेश्चन 23 वापस से निकाल कॉपी और लिख क्वेश्चन 23 पेज 178 होमवर्क, क्वेश्चन 23 पेज 178 होमवर्क, क्वेश्चन 24 पेज 179 होमवर्क। दोस्तों थर्सडे वाली क्लास में आधी घंटा शुरू का खाली होमवर्क चेकिंग करूंगा, क्लास का टाइम जाता है जाए, खाली होमवर्क चेकिंग करूंगा। इन 2 क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली टेस्ट करने वाला हूं। दैट्स इट, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।